हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस दोनों के लिए स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज़ अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द ब्रेकिंग ऑफ डीजेनरेसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स state, usually d or f orbital, due to a static electric field produced by a surrounding charge distribution. ये एक ऐसा मॉडल होता है बेसिकली जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो स्टेट्स होती हैं, ये उनकी जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग के बारे में बताती है। और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है इर्द गिर्द के चार्जेस की वजह से, ये उनके बारे में भी इन्फॉर्म करती है। This theory has been used to describe various spectroscopies of transition metal coordination complexes. ये coordination complexes की spectroscopies के बारे में भी बताती है। ये optical spectra यानी कि कलर्स के बारे में भी significant information provide करती है। CFT को सक्सेसफुली देखा गया है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, कलर को, हाइड्रेशन इंथैल्पी को, स्पाइनरी स्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये बॉन्डिंग को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, किसने डिस्कवर किया था, ये कब डेवलप की गई? CFT को एक फिजिस्ट हैन बेथ और जॉन हैसब्रोक वैन ब्लैक ने 1930 में डिस्कवर किया था। CFT को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ कंबाइनली स्टडी किया जाए तो ये एक रियलिस्टिक कम्प्लेक्स लिगेंड फील्ड थ्योरी कहलाती है, जो कि हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी डीप जो है वो नॉलेज फ्राहम करती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड के दरमियान में इंट्रैक्शन पॉजिटिवली चार्ज मेटल केटाइन और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से अराइज होता है। यानी कि मेटल का आयन मेटल केटाइन लिगेंड के एनाइन के साथ अट्रैक्शन शो करता है, जिसकी वजह से एक इंट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। इसी की बुनियाद पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डेवलप किया गया है। ये थ्योरी एनर्जी चेंजेस को कंसीडर करती है और इसमें बताया गया कि डी ऑर्बिटल डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स जो हैं, इनके ये 5 जो हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर 5 और ये पॉइंट चार्जेस पर मुश्तमिल होते हैं और ये पॉइंट चार्जेस लिगेंड होते हैं। लिगेंड जैसे ही मेटल आयन को अप्रोच करता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के करीब आ जाते हैं और जिसकी वजह से डीजेनरेसी लॉस हो जाती है। डी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स जो कि लिगेंड के क्लोज होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत जो कि लिगेंड से दूर होते हैं, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है। ये थ्योरी काफ़ी अच्छे से फिगर कर पाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ने डी इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ को बदल दिया और ये एनर्जी चेंजेस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं ताकि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की जा सकें। व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक थ्योरेटिकल वर्क पर बेस करती है। ये थ्योरेटिकल वर्क आयंस की और क्रिस्टल में मौजूद आयन की इंट्रैक्शन की बेस पर बनाया गया था। हैंसबेथ ने 1929 जबकि जॉनस हैन ब्रॉक वैन ब्लैक ने 1931 से 55 के दौरान इस थ्योरी को डेवलप किया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए इसका इस्तेमाल ऑर्गल ने पॉपुलराइज कराया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच जो है वो एक कम्प्लेक्स को एक सेंट्रल केटाइन पर कंसीडर करती है जो कि आयन एनाइन के केज में बंद हो, यानी कि एक मेटल आयन है। मेटल आयन चारों तरफ से एनाइंस के साथ घिरा होता है। इस थ्योरी के मुताबिक सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की डेवलपमेंट की बेस पर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जब लिगेंड किसी मेटल को अप्रोच करते हैं तो उनकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस एनर्जी चेंज की बुनियाद पर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के रोल और इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहली हेडिंग है स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। आइसोलेटेड एटम में डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं, यानी कि इनकी एनर्जीज़ बराबर होती हैं। लेकिन जब ये किसी लिगेंड फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये 2 तरह के सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक वो जिनकी एनर्जीज़ ज़्यादा होती हैं, एक वो जिनकी एनर्जीज़ थोड़ी कम होती हैं। EG सेट जो होता है इसमें DZ² और DX² Y² ऑर्बिटल्स होते हैं और ये सेट ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है जिनके लोब एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है। ग्रुप थ्योरी इन EG ऑर्बिटल्स को डबली डीजेनरेट सेट के तौर पर रेफर करती है। T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल में DXY DYZ DZ ऑर्बिटल्स आते हैं।
इस सेट में वो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं जिनके लोब्स एक्सिस के दरमियान में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में यूँ लोब आएगा और यहाँ से यूँ आएगा। तो ये जो मिडल के अंदर होते हैं जिनके एक्सिस वो एक्स वाई वाई जी और जी एक्स, यानी कि एक्स वाई वाला एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में है, वाई और जी जो है ये वाई जी के दरमियान में है, डी जी एक्स जो है ये जी और एक्स एक्सिस के मिडल में प्रेजेंट होता है। इन्हें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है। ये ऑर्बिटल T2G सेट में होते हैं और ये T2G सेट जो है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को रेफर करता है। इस थ्योरी की पोस्टुलेट्स क्या हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, तो ये क्रिस्टल्स के अंदर बेसिकली जो है वो देख रहे हैं सेंट्रल मेटल कैटायन लिगेंड के साथ सराउंडेड होता है। ये लिगेंड एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होंगे। आयनिक लिगेंड फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड ये नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं और न्यूट्रल लिगेंड को वाटर और अमोनिया ये पॉइंट डायपोल्स या सिंपली डायपोल कंसीडर किए जाते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक न्यूट्रल लिगेंड डायपोलर होते हैं। अगर ये लिगेंड न्यूट्रल हो तो लिगेंड का जो नेगेटिव एंड होता है वो मेटल कैटायन की तरफ ओरिएंटेड होगा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि वो मेटल ऑर्बिटल में कैसे एंटर होते हैं। मेटल आयन और लिगेंड इन दोनों के ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यहाँ पर ऑर्बिटल ओवरलैप कंसीडर नहीं किया जाता। क्रिस्टल थ्योरी के मुताबिक मेटल कैटायन और लिगेंड के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर कोलम्बिक अट्रैक्शन पाई जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर अट्रैक्शन उन दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में पाई जाती है। यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक कैटायन है मेटल कैटायन और दूसरा नेगेटिवली चार्ज एनाइन यानी कि लिगेंड मौजूद है। तो उसने ये बताया कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। कम्प्लेक्सेस को जो है वो एज्यूम किया जाता है कि ये सेंट्रली सिचुएटेड कैटायंस बनाएंगे और ये कैटायन लिगेंड को अट्रैक्ट करते हैं। ये लिगेंड एनाइंस भी हो सकते हैं और डाईपोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कैटायन और लिगेंड के दरमियान में अट्रैक्शन की वजह जो है बेसिकली वो ऑपोजिटली चार्ज का प्रेजेंट होना है। अब हम ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम Ml6 यानी कि एक ऐसी मेटल कंसीडर करते हैं जो कि 6 लिगेंड के साथ बाउंड है। ये मेटल 6 लिगेंड के साथ सराउंडेड है, जैसे कि ये हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द 6 लिगेंड दैट इज सराउंडिंग द मेटल विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पर ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है और ये यहाँ Y एक्सिस है। ये वाला ये Y है, ये X है और ये Z एक्सिस है। अब हम सपोज करते हैं के तीनों एक्सिस के इर्द गिर्द जो लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल कैटायन को अप्रोच कर रहे हैं और ये एक्सिस के एंड से अप्रोच कर रहे हैं। इस प्रोसेस में मेटल कैटायन के डी ऑर्बिटल्स कैटायन के साथ रिपेल होते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। इस रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स के और लिगेंड जो है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके दरमियान में रिपल्शन होती है, एक दूसरे को धक्का देंगे जिसकी वजह से एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इनके दरमियान में अगर तमाम लिगेंड्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस से किसी मेटल को अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी बराबर मिकदार में बढ़ेगी। लेकिन हमेशा ये केस सही नहीं होता, क्योंकि दो ईजी ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड के बिल्कुल डायरेक्टली पाथ में आते हैं। ये दोनों जो हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं, तो ईजी वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्सिस पर होने की वजह से ये डायरेक्टली लिगेंड को अप्रोच करते हैं और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जबकि T2G ऑर्बिटल्स नॉन एक्सियल होते हैं, ये एक्सिस के अलॉन्ग नहीं पाए जाते, इनकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 5D ऑर्बिटल्स जो कि ओरिजिनली एनर्जी में सेम थे, लेकिन लिगेंड के अप्रोच करने के बाद इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस पाया गया। एनर्जी डिफरेंस जो है उसमें ट्रिपली डीजनरेट की एनर्जी लो हो जाती है, जबकि EG जो कि डबली डीजनरेट हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब जब 5 ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी रिमूव हो जाती है लिगेंड के इन्फ्लुएंस में, तो ये तमाम 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 सेट के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन की बेसिक वजह जो होती है वो डिफरेंस इन एनर्जी होता है। इसको हम एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बुनियाद है। T2G और EG के दरमियान एनर्जी के गैप को डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 जो है यहाँ पर साइन ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से अराइज होता है, क्योंकि T2G और EG पर लिगेंड मुख्तलिफ तरीके से फोर्स एक्सर्ट करता है। जबकि T2G पर एनर्जी कम सर्व करता है, EG पर ज़्यादा एनर्जी लगाता है। इस पर EG पर ज़्यादा फोर्स जो होती है अप्लाई करने की वजह से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जबकि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा जो है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए, इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर हम सिंपली ज्योमेट्री की हेल्प से इसकी एनर्जी शो करें तो ये 0.4 डेल्टा आती है। 0.4 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इसका मतलब है कि ये जो होती है
ये हाइपोथेटिकली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल से कम होती है और नो स्प्लिटिंग स्टेट जो है उसको डॉटेड लाइन से शो नहीं करेंगे। और दूसरी जो होती है ईजी की हमारे पास एनर्जी जो होगी वो 0.6 डेल्टा होती है। इन दोनों के दरमियान में 0.2 का डिफरेंस आता है। तो अगर हम देखते हैं ये हमारे पास डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, इनकी जो है इनमें से एक सेट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो मिडल वाला जो है यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग स्टेट नहीं है, जबकि इसके अबव जो है 0.6 डेल्टा वाली, ठीक है, ये वाली 0.6 जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जबकि 0.4 डिक्रीज़ हो जाती है। ये इन दोनों के दरमियान में ये जो इतना गैप आ रहा है ये स्प्लिटिंग फील्ड या स्प्लिटिंग गैप है इन दोनों के दरमियान में। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स, यानी कि जब वीक लिगेंड अप्रोच करेगा तो एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करता है तब एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो 2 ऑर्बिटल्स में होती है, T2G में और EG में। और ये 6 लिगेंड्स पे डिपेंड करता है कि ये 6 लिगेंड्स जो हैं वो वीक हैं या फिर स्ट्रॉन्ग है। अगर हम 2 टाइप्स ले लें लिगेंड्स की, यानी कि वीक ले लें और स्ट्रॉन्ग ले लें, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब लिगेंड्स वीक हों, वीक लिगेंड की मौजूदगी में T2G और EG सेट के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल होता है, क्योंकि वीक लिगेंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को उतने ज़्यादा नहीं धकेल पाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता। और हुंस रूल के मुताबिक डी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वीक फील्ड जो होती है वो पहले T2G ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनको ऑक्यूपाई करती है, और फोर्थ और फिफ्थ यानी कि चौथा और पाँचवां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो EG ऑर्बिटल में रेफर हो जाता है। T2G जो है इनकी एनर्जी कम थी तो इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जिनमें वीक लिगेंड्स, अगर इनमें वीक लिगेंड्स हों तो इन्हें हम वीक फील्ड या लो फील्ड कम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स ये लिगेंड्स लो फील्ड क्रिएट कर पाते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो इनके अंदर T2G और EG सेट जो होता है उनमें वीक फील्ड मौजूद होती है। तो इसका अगर हम स्पिन काउंट करते हैं तो n/2 होगा, p + q = x = 1 to up to 10, और हमारे यहाँ पर जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो p से लेस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास D जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले जो है 1 से लेकर 10 तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो T2G में फिल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है। उसके बाद यूँ फिलिंग होती जाएगी। जब यहाँ पर पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होंगे, यहाँ पर हम देखते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। यहाँ पर जो है वो 4 जो है नंबर है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अगर हम स्पिन देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अनपेयर्ड, तो स्पिन होगा 1/2। यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 है, 1/2 + 1/2 1 हो गया। 3 है 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। ये हम 3 दफ़ा इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 3/2 आ जाता है। यहाँ पर भी 4 है तो 2 आंसर आएगा, यहाँ पर 5 है तो 5/2 स्पिन आ जाएगा, ठीक है। यूँ स्पिन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये हुंस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये पेयरिंग को जो है वो पेयरिंग प्रेफर करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को धकेलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स को धकेलते हैं ये हुंस रूल फॉलो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो T2G ऑर्बिटल में पहले जो है वो पेयरिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल्स में शिफ्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले पेयरिंग होगी, पेयरिंग प्रेफर्ड होती है, उसके बाद जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो इस केस अगर हम देखते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली हम देखते हैं जो हमने ऊपर स्टडी किया उसी को समराइज़ करते हैं। बोथ केसेस में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की केस में अगर 1 2 3 कन्फिग्रेशन है तो दोनों के अंदर एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो T2G लेवल के अंदर पहले फिलिंग होगी। फिर D8 और D9 वाली जो कन्फिग्रेशंस होती हैं उसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो T2G में फिल होंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। उसके बाद जो है वो HS हाई स्पिन के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर LS जो होता है वो लो स्पिन के लिए यूज़ होता है। VBT जो होती है यहाँ पर उन कम्प्लेक्सेस को आइनिक या आउटर ऑर्बिटल के तौर पर या कोवलेंट या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस के तौर पर कंसीडर करती हैं। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों फील्ड्स के अंदर सेम होंगे, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन के लिए और 8 से 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और यहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन वाले जो होते हैं कम्प्लेक्सेस अराइज नहीं होते। तो ये वाले कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वालों में अराइज होते हैं। अब वो फैक्टर जिनके ऊपर स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है इनकी डिपेंड करती है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल के टाइम के। मेटल के टाइम कैसा है, मेटल के टाइम के ऊपर जो होते हैं सेम मेटल जो होती है उस पर बाजू का डिफरेंट चार्ज होता है। जैसे फेरिक है, ठीक है, तो इस पर +2 भी चार्ज हो सकता है, +1 भी हो +3, ठीक है, 3 पॉजिटिव वाला चार्ज भी हो सकता है इसके ऊपर। तो चार्जेस मुख्तलिफ होने की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर जब मुख्तलिफ होता है इनका, तो इनके ऊपर जो होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो भी बाज़ औक़ात इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, यहाँ पर Fe2+, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर 3d6 है, यहाँ पर 3d5 है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुका है, यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है, एनर्जी जो होती है वो कम हो जाएगी।
सॉरी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल इसकी रीज़न क्या है। आयरन की सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। डिफरेंट चार्जेस ऑन द केटायन ऑफ डिफरेंट मेटल के ऊपर चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। तो जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा चार्ज होगा उसकी एनर्जी जो होती है वो भी ज़्यादा होगी। जिसका चार्ज कम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी। इन ऐसे कम्प्लेक्सेस के अंदर जिनके सेम केटाइंस होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उनके अंदर जितनी ज़्यादा जो है वो डी ऑर्बिटल्स की तादाद बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने के साथ साथ स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर 8 हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो एनर्जी कम। ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनकी ज्योमेट्री सेम हो, लिगेंड सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद चेंज हो, उनमें अगर डी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो जो होती है स्प्लिटिंग एनर्जी वो कम हो जाती है। इन ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी चार्जेस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ बढ़ती जाती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। क्वांटम नंबर, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका क्वांटम नंबर जो है वो ये भी एक फैक्टर है जो कि स्प्लिटिंग एनर्जी को चेंज कर सकता है। स्प्लिटिंग एनर्जी 30 से 50% तक बढ़ जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो N3D वाले से 4D वाले के अंदर शिफ्ट होते हैं और फिर 4D से 5D कम्प्लेक्सेस की तरफ जाते हैं। ये 3D वाला है, इसकी एनर्जी कम है। 4D वाला एनर्जी ज़्यादा है, 5D की सबसे ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का नंबर होता जाएगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी।